नमस्कार. माझ्या Instagramवरच्या सर्व मित्रमंडळींना आणि अनेक फॉलोअर्सना अभय करंदीकरचा मनापासून नमस्कार. मित्रांनो, कॉफी चॅट विथ अभय या कार्यक्रमाअंतर्गत आपण अनेक मान्यवर कलाकारांना भेटत असतो, त्यांच्याशी गप्पा मारत असतो आणि अनेक कलाकार त्यांना आलेल्या अनुभवांविषयी किंवा त्यांनी आजपर्यंत आयुष्यात पाहिलेल्या प्रसंगांविषयी आपल्याला अनेक माहिती देत असतात आणि त्यांच्या कलेचं सादरीकरण करत असतात. आजच्या कार्यक्रमात देखील आपल्या सोबत आला आहे आपला असाच एक अतिशय सुंदर व्हायोलिन वाजवणारा आपल्या सगळ्यांचा लाडका मित्र मानस कुमार. आपण मानसला जॉईन करून घेणार आहोत, पण तत्पूर्वी मी मानस ऑनलाईन आहे का बघतो, कारण की मला मानस अजून लाईव्ह दिसत नाहीये. सो मानस लाईव्ह आल्यानंतर मी मानसला जॉईन करू शकेन. अन्यथा मी पुन्हा 1-2 मिनिटं थांबेन आणि मग मानसला जॉईन करून घेईन. मी मानसची वाट बघतो आहे. मानस लाईव्ह आल्यानंतर आपण मानसला जॉईन करून घेणार आहोत. मानस लाईव्ह आलेला आहे आणि मी आता मानसला जॉईन करून घेतो आहे. नमस्ते मानस जी। नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार। एवरीवन। मैं सभी दर्शकों को वही बता रहा था कि हम सब जरा मानस की राह देख रहे हैं और मानस आते ही हम मानस से बातचीत कर लेंगे। जी जी, थैंक यू मुझे इनवाइट जी करने के लिए। आज आपने आपके शो कॉफी विद अभय में मैं या और मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि आपने इतना आपका अमूल्य वक्त निकाल कर आप कॉफी चैट विद अभय इस प्रोग्राम में आप आए तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी बहुत सारे दर्शक लाइव आते रहेंगे, तो खैर आपका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन सबसे जाने कि आप बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, पर फिर भी मैं जी थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को। तर मानस वयाच्या 5व्या वर्षापासून वडिलांकडून प्राथमिक संगीताचं शिक्षण त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। त्याच्यानंतर फिजिक्समध्ये तर त्याची डिग्री आहेच, पण त्याच्याशिवाय देखील लखनौ मधल्या भातखंडे युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी एम.ए. म्युझिकची पदवी प्राप्त केलेली आहे। त्याच्याशिवाय ऑल इंडिया रेडिओचा तो ए ग्रेड आर्टिस्ट आहे। देशाविदेशात अनेक त्यांनी कार्यक्रम सादर केलेले आहेत आणि त्याला अत्यंत सुंदर त्याच्याबद्दल अनेक त्याचा चाहता वर्ग आहे, त्याच्या संगीत वादनाचा, त्याच्या व्हायोलिन वादनाचा। त्याच्याशिवाय टीव्ही, रेडिओ, म्युझिक अल्बम्स आणि फिल्मच्या स्कोअरमध्ये देखील त्यांनी वादन कला त्याची स्वतःची प्रस्तुत करून एक स्वतंत्र छाप निर्माण केलेली आहे आणि सध्या तो शारदा संगीत विद्यालय इथे विद्यादानाचं कार्य करतो आहे। तर आजच्या कार्यक्रमात आपल्या भेटीला आलेला आहे मानस कुमार, जो अत्यंत जगविख्यात व्हायोलिन वादक आहे। तर मानस, कॉफी चॅट विथ अभय या कार्यक्रमात तुझं मनापासून स्वागत आहे। थैंक यू थैंक तर मानस, आप रेडी है तो मैं आपसे सवाल पूछना शुरू कर जी सकता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। यस यस जी शुरू करते हैं। बिल्कुल। जी जी। मेरी तर आवाज आ रही है मानस, ना? हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी और होप से मेरी आवाज भी आप तक बहुत यस यस ठीक तरीके से पहुंच रही है। यस जी। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा मानस जी कि आपको संगीत कला के प्रति ये दिलचस्पी कैसे पैदा हुई, कैसे आपको इसके प्रति लगाव निर्माण हुआ? मैं पहले बहुत ये बात कहना चाहूंगा कि इसके लिए मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे एक ऐसे घर में मेरी जन्म हुआ जिसमें ऑलरेडी एक म्यूजिक का माहौल थे। इसलिए मुझे कुछ ज्यादा म्यूजिक सीखने के लिए या वो कला के प्रति आकर्षित होने के लिए ज्यादा मुझे कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा। जो भी संघर्ष करना पड़ा हम्म, मेरे पापा ने ऑलरेडी कर दिए थे, तो उनके उनके ओके। लिए तो उनसे सब हाँ। कुछ मुझे मिला। तो मैं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पापा को कैसे मिला। तो मेरे जो दादाजी थे, एक आसाम में एक ट्रेडिशन है तो बहुत पुराने दिनों से चल रहे हैं, उसमें एक जैसे संगीत नाटक होता है यहाँ, तो आसाम में भी एक संगीत जी। नाटक होता है। और जो वो एक 12-13-14 घंटा कंटिन्यूअस चलता है, इतना लंबा संगीत नाटक रहते हैं। ओह। तो ओके। वो उसमें मेनली महाभारत रामायण के कहानी दिखाते हैं उसमें। और जो मेरे दादाजी थे ना, वो खोल बजाते थे। खोल मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, असम, मणिपुर उस साइड में, हाँ। बंगाल में भी है काफी। खोल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और ऐसा संगीत नाटक वो ये करते थे।
कंडक्ट करते थे ओके। और खुद एक खोल प्लेयर थे वो, लेकिन वो हाँ। फोक म्यूजिक पे आ जाते हैं। और मेरे परदादा जो थे वो एक असम का ढोल है, ढोल प्लेयर थे। तो ऐसे ओके। खानदान में थोड़ा सा ऐसा म्यूजिक तो था, लेकिन क्लासिकल के लिए किसी को कुछ पता नहीं था और जानते नहीं थे। मेरे क्लासिकल सीखना शुरू हुआ मेरे पापा के टाइम से। तो जी। फिर उनसे मिला, मुझे घर पे ये था, तो मुझे सीखने मिला उनसे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पापा को कैसे मिला ये, क्योंकि जो जिस गांव में रहते थे उसमें हाँ। कभी किसी ने क्लासिकल म्यूजिक सुना ही नहीं था, पहली बार। और ओके। इतना अंदर के वो धेमाजी करके एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, और उसके अंदर एक हाँ। गांव है कोलाकोता करके। वो गांव में अभी अभी कुछ 10 साल हुआ है शायद इलेक्ट्रिसिटी गया है, इतना पुराना, मतलब ये अरे। बैकवर्ड है। ओके। तो ओके। उस गांव से है मेरे पापा। और उनको एक बार वो शहर आए थे, कॉलेज के टाइम में था, शहर आए थे, तो उनको कहीं उन्होंने किसी का क्लासिकल गायन सुना उन्होंने। तो सुन के उनको ओके। कुछ पहली बार सुना था वो जिंदगी में, तो उनको कुछ बहुत एक अलग सा इंटरेस्ट आ गया कि मुझे ये कौन सा संगीत है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सीखना है कैसे भी करके। तो उन्होंने किधर जी। तो गया, बोले कि हारमोनियम एक तुमको लेना होगा, ऐसे करके बोले। तो पापा ने हाँ। कहीं से, क्या करेंगे, अभी पैसा भी नहीं था, तो अपने दादाजी मेरे दादाजी से बोला कि मुझे एक हारमोनियम चाहिए एक। खैर, तो दादाजी को कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, तो उन्होंने ना बोल दिया। फिर हाँ। पापा ने वो राइस क्रॉप्स रहते हैं, जो खेत करते हैं ना, राइस क्रॉप्स। तो वहां से थोड़ा सा हाँ। राइस हाँ। उन्होंने ये किया, राइस चोरी कर लिया उन्होंने हारमोनियम खरीदने के लिए। ओके। तो वो बेच के ओके। चोरी छुपके से एक हारमोनियम खरीदे। और ये बात दादाजी को पता चल गया, तो दादाजी ने बहुत गुस्सा करके ओह, उनको घर से ही निकाल दिया। तो ऐसे घर से अरे निकल बाप गए, रे। तो हारमोनियम लेके निकल गए। फिर अभी तो सीखना है करके उन्होंने बहुत ट्राई किया गाना सीखने के लिए, तो गाना उनको इतना जमा नहीं। फिर तबला ट्राई किया, फिर तबला भी उतना हाँ। उनको जमा नहीं। फिर लास्ट में जाके वायलिन उन्होंने हाथ में लिया, और वायलिन उनको हाँ। अच्छे से, मतलब हाथ में आने लगे वायलिन। तो मास्टरी हो गई उसमें। फिर ऐसे उनको, उनके पास वायलिन आया, और उनसे मेरे मेरे में वायलिन आया फिर। अरे वाह वाह। सो बेसिकली ये कला आपको घर से ही, जैसे कि हम लोग मराठी में कहते हैं कि परंपरागत ही कला तुला मिळालेली आहे, त्याच्यामुळे ही हाँ, कला तुला ऐसे बोल सकते परंपरेतनं हैं। मिळालेली आहे. बरोबर बरोबर. आणि पण मग तुझा सुरुवातीचा काळ कसा होता शिक्षण घेण्याचा? तू एक तुझं शिक्षण कोणाकडे झालं? अर्थात वडिलांकडे झालंच, पण त्याच्याशिवाय सुद्धा अपने पिताजी के अलावा और आप किनसे वायलिन वादन की कला आप किनसे हाँ, सीखने लगे? आपके गुरु कौन है? शुरू शुरू किया मेरे पिताजी से ही शुरू किया। और मैं हम्म। 11 साल तक पिताजी के पास ही सीख रहा था मैं। और हाँ। मैं तभी मुझे कैसेट घर पे, तब कैसेट चलते थे, तो घर पे पिताजी के पास एक कैसेट था। पंडित प्रभाकर ढाकरे जी का है, वो नागपुर के हैं। तो बर. बहुत ही अच्छे ओके. वायलिन प्लेयर है, तो उनका एक कैसेट मुझे मिला था, तो वो कैसेट मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं वो सुन के मैं हमेशा ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या बजा रहे हैं, मैं वो बजाने की कोशिश करूँ। तो वो पूरा रट डाला था वो, मैंने वो कैसेट। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे डॉक्टर एन राजन जी है, जी. वायलिनिस्ट के प्रसिद्ध कलाकार, उनका एक मुझे कैसेट मिला। तो वो सुन के मैं इतना पागल, मतलब पागल जैसा हो गया कि मुझे ये जो प्लेइंग है, उनका जो स्टाइल है, वो हाँ. मुझे कैसे भी करके सीखना है करके मैं दिन रात में वही सोचने जी. लगा। फिर मैं वो कैसेट सुन के मैं वही ट्राई करते रहा, लेकिन टेक्निक कुछ भी मालूम नहीं था वो स्टाइल बजाने के लिए, तो आता नहीं था हाथ में। फिर भी मैं ट्राई करते गया था। फिर लकीली हम्म. उनके एक स्टूडेंट जो है मेरे, अभी जो मेरे गुरुजी है, पंडित विद्युत मिश्र जी। तो लकीली वो हम्म. मेरे ही शहर में उन्होंने वायलिन सिखाने के लिए क्लास शुरू किया उधर ही, तो मुझे मालूम पड़ अरे वाह. गया। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ आज भी भगवान को, ये थैंक्स बोलता हूँ कि मैं वही जो वक्त पे मुझे चाहिए था सीखने के लिए, जो मुझे इतना मन से हो रहा था, तो उसी वक्त पे मैं, वो गुरुजी मुझे मिल गए, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सिखाया, और आज भी सिखाई। सॉरी, बीच में नेट का इशू हो रहा है, तो हम जी। ले ली सर। तो मैं अभी विद्युत मिश्रा जी से सीख रहा हूँ पिछले हाँ, 20-25 साल से।
हाँ हाँ सॉरी। जी। हाँ मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, सॉरी। थोड़ा लेट आ रहा है आपका। लेटेंसी आ रही है, एक दो सेकंड। अभी। अभी बोलिए। अभी आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कैन यू लिसन मी प्रॉपर्ली? हाँ, लेटेंसी है काफी। काफी लेटेंसी है। मेरा मेरा आ रहा है ठीक से? हाँ मुझे आ रहा है ठीक से आपकी आवाज। हाँ, आ गया, आ गया। हाँ हाँ। तो सीखना मेरा ऐसे ही शुरू हुआ। हाँ। हाँ तो आप गुरु के फिर बारे में बता रहे थे। हम्म, हाँ जी जी जी। तो आपके तो शहर में उनका हाँ। हाँ, तो वो आए फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया और बहुत प्यार से सिखाया। और फिर बाद में मुझे एक 2-3 क्लास के लिए उनके जो गुरुजी है, मेरे दादा गुरु है, हम्म। बनारस में डॉक्टर वी बालाजी, उनके पास भी लेके गया। काफी मुझे सीखने मिला उनसे। ओके ओके ओके। तो बनस में ये मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे वायलिन वादन ये एक जो है कला, तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये संगत कला है या ऐसा कहीं स्वतंत्र अस्तित्व है? अ, मैं ये कहना चाहूंगा कि वायलिन शायद मोस्ट एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है। एडवांस इसीलिए बोल हम्म रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी फ्रेज या कुछ भी प्लेइंग स्टाइल, ऐसा कुछ भी चीज नहीं होगा जो वायलिन में बजा नहीं सकेंगे। जैसे गाना हम गा रहे हम्म हैं तो बाकी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ना कुछ उसमें लिमिटेशन रहता है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। तो कुछ फ्रेजेस हम्म कभी लेना मुश्किल हो जाता है, कभी कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा तो माइनर कुछ तो लिमिटेशन रहता ही है। लेकिन वायलिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप कुछ भी उस पे आप ये प्रेजेंट कर सकते हैं आप वायलिन पे। तो ओके। उस हिसाब से वायलिन काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। और वायलिन फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज ए एक्कम्पनी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ही हुआ था, वो हुआ था साउथ इंडिया में। ओके। जो तो उस बहुत पहले उधर आ गया था। जैसे मैंने मुझे पता नहीं इतना सही है क्या, मैं जो जो भी मैं रीड किया था, बुक में पढ़ा था, उस हिसाब से बोल रहा हूँ हम्म। कि वहाँ फिर एक्कम्पनी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से यूज हुआ था। फिर बाद में उसको सोलो इंस्ट्रूमेंट भी लोग अपना शैली के हिसाब से अपने बजाने लग गए थे। और जी मेरे ख्याल से तो ये पूरा 100% सोलो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जी ऐसा जी सब कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं। और जी जी। माना जी अभी आप बता रहे थे कि आपने गुरु से शिक्षण लिया हुआ है, आपको बहुत अच्छे गुरु प्राप्त हुए हैं। पर इनके अलावा भी जैसे होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे कोई आदर्श होते हैं कि जिनके बारे में हम्म, हम बहुत सोचते हैं और उन्हें हम फॉलो करना चाहते हैं, या तो उनकी कोई शैली हो जो हमारे वादन में हम लोग लाना चाहते हैं। तो ऐसे आपके हम्म। लिए आदर्श कौन है? उनके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? मेरे लिए आदर्श आदर्श और जितने भी वायलिनिस्ट हैं, मेरे ख्याल से सबका ही आदर्श है डॉक्टर एन राजन जी। क्योंकि उन्होंने उनसे पहले शायद मुझे नहीं लगता है किसी ने वायलिन को इतना आगे लेके गया नॉर्थ इंडिया, मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट पे। जो पहले शुरू किया था बाबा अलाउद्दीन खान साहब जी ने। तो हम्म उनका जो स्टाइल था उसमें मतलब ऐसा आपको मैं इधर उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आप गायकी अंग बजाते हैं कि तंत्रकारी अंग बजाते हैं, ऐसे मुझे काफी लोग पूछते हैं। ओके। हाँ तो इस हाँ। हिसाब से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि गायकी अंग मतलब जो हम गाने गाते हैं, जो सिंगिंग स्टाइल है। और तंत्रकारी अंग मतलब स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट, सितार हो, संतूर हो, उस स्टाइल से या जो जैसे बजता तत्वाद्य। है जैसे। हाँ हाँ, तो वो है तंत्रकारी अंग। तो काफी लोग पूछते हैं कि वायलिन में आप कौन सा स्टाइल बजाते हैं, गायकी अंग बजाते हैं कि तंत्रकारी अंग। तो मैं एक बात कहना चाहता कि ऐसा कुछ शैली नहीं होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मीन्स वो मींड प्रधान होता है, और जो गाना गायकी अंग है वही अपना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। जी तो वायलिन में जो एक बो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सस्टेन मिलता है आपको, सा और तो इसमें सिर्फ गायकी अंग ही बजाना चाहिए, और यही असली मतलब उसका शैली है, बजाने का शैली। तो वो हाँ। जो डॉक्टर एन राजन जी ने ये शुरू किया, और उन्होंने इतना हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे लेके गए। और सब हम लोग के जितने भी बाकी सब वायलिनिस्ट है तो उनको ही बेस करके
सब लोग बजाते हैं, तो मेरा वाह। आदर्श भी वही है, मेरे भगवान भी वही है। जी जी जी। और वायलिन के अलावा भी बहुत सारे, मतलब इवन गायकी अंग में भी उन्हें माने, मतलब बहुत ही पूरी दुनिया उनको मानती है, पर गायकी अंग में भी उनके वायलिन का जो तरीका है, जो मीन लेने का तरीका है, वो कई दफा हम भी सुनते हैं कि अरे इस तरीके से हमें गाना चाहिए, इस तरीके से हमें गाना चाहिए। जी। तो मतलब इतनी प्योरिटी होती है उसमें कि ऐसे पूरा दिखाई देता है कर्व, जैसे आप मीन की बात कर रहे हो हाँ हाँ। तो बिल्कुल एकदम सही। मतलब स्मिथ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि संगीत ये एक कला है, तो आपको ऐसा लगता है कि वायलिन वादन जो उसकी एक, हम कहेंगे कि संगीत का एक गायन वादन और नृत्य कह के हम संगीत की डेफिनेशन कहते हैं उसको, तो गायन एक भाग हुआ, वादन एक भाग हुआ, तो आपको ऐसे वायलिन वादन, आपको ऐसे लगता है कि वायलिन वादन एक कला है, और तो कला है तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल आर्ट है क्या, वो प्रयोग कला है क्या, ऐसे आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्रयोग कला मीन्स किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? फिर से प्रयोग क्वेश्चन। कला मतलब एक्सपेरिमेंटल, हाँ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कह रहा हूँ कि जैसे भी कोई भी हो तो हम पहले प्रयोग करके देखते हैं, फिर उसको फाइन करके फिर उसको प्रोफेशनलिज्म तक जाता है। जी हर जी। एक एक्सपेरिमेंट हम करते देखते हैं और फिर वो एक आगे बढ़ते जाता है। तो जी जी। ऐसे वायलिन वादन में हम कुछ प्रयोग करते हैं और कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, अभी जो पहला जो शैली चालू था वायलिन में, तो मैं आपको हम्म। दिखाना चाहता हूँ, ऐसे बजा के क्या बात है। जो वही चीज जो तंत्रकारी में जैसे उसमें स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट पे बजता है एक एक करके। हम्म। ऐसे अभी एक एक आप सुनाई दे रहे कि एक एक जी। नोट बज रहा है। तो इसको प्रत्यय, हाँ। हाँ हाँ, तो इसका एक्सपेरिमेंट करके मैं फिर से डॉक्टर राजन जी को मैं बहुत उनके बारे में बोलना जी। चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे एक शैली निर्माण किया। तो ये शैली है जो हम्म। हम गाते हैं, उसको उन्होंने उसमें उतारा, वायलिन में उतारा, और उसको एक हम्म। अलग एक शैली प्रदान की। तो जैसे सा पहले अगर जो चलता रहता तो ऐसे बजाते थे। हम्म। अभी अगर बजाएंगे तो ऐसे। हम्म। आ। तो ये डिफरेंस है एक, जो यस। एक्सपेरिमेंट से ही आया है एक। जी। तो इसमें अगर मीन डाल देंगे तो आ। आ। तो एक एक्सपेरिमेंट कला बोल सकते हैं आप, जिसको एक जी अलग जी। शैली प्रदान किया उन्होंने। क्या बात है, सच और में माना जी। ऐसे लगता है कि अरे वाह, अरे वाह। हाँ, कहिएगा। और अभी अलग अलग उसी को बेस रख के अलग अलग तरीके से लोग ये अपना प्रयोग करते जा रहे हैं। जैसे कोई कोई हम्म। वायोला का स्ट्रिंग यूज करते हैं वायलिन में, तो थोड़ा हम्म। आवाज, थोड़ा उसमें टोन का फर्क पड़ जाता है। और हम्म। बाकी जो शैली है, जैसे आपने बोला था, किसी का हर लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है बजाने का, अपना अपना आइडल अलग होता है जी। जिसको फॉलो करके वो अपना गुरु अलग होता है। तो अभी अपने अपने हिसाब से हम्म। सब अपना शैली प्रदान प्रेजेंट करते हैं। जी जी। अभी मुझे एकदम बेसिक सवाल मेरे मन में उठा है मानव जी, जैसे कि तानपुरा बजाते वक्त हमारी तानपुरे की तार जो होती है वो पंचम और तीनों तार षट की होती है, या तो हम्म, पंचम निषाद हो या तो ऐसे। तो ऐसे आपकी जो वायलिन की स्ट्रिंग्स होती है, तो वो किस मतलब सुरों में बंधी जाती है?
तो हाँ कशा लावल्या जातात ये तारा कुठल्या स्वराच्या अभी असतात? वायलिन का जो ये है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है, तो ई ए डी जी हाँ करके चार स्ट्रिंग है। तो जो वेस्टर्न हाँ ट्यूनिंग करते हैं, तो ई वाला स्ट्रिंग हाँ। ई स्केल में ट्यून करता है, डी वाला डी में, ए वाला ए में, जी वाला जी में करते हैं। तो हम्म। उससे उस वो स्टाइल से क्या हो जाता है कि आपको हर हर कोई भी स्केल आप बजा सकते हैं। आपको ट्यून करते नहीं रहना जी पड़ेगा कि डी में बजाने के लिए अलग, एफ में बजाने के लिए अलग, ऐसा टाइप। लेकिन वो ओके स्टाइल में ओके क्या होता है कि आप मेन गमक काम ये सब थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है स्किल। तो यहाँ ऐसे ओके। डेवलप किए लोगों ने, बुजुर्गों ने भी डेवलप किया कि उनको स्केल को प सा करके ट्यून किए। और कोई कोई लोग ओके सा प ऐसे ट्यून करते हैं। अभी मेरा वायलिन ओके सा प ऐसे ट्यून होता है, मतलब दो ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव और ओके। मिडिल ऑक्टेव मिल जाता है। हाँ, मैं ऑक्टेव के बारे में भी पूछने ही वाला जी था, हाँ दूसरा वही सवाल उससे जुड़ने वाला कि फिर ऑक्टेव का कैसे होता है, तो मिडिल हाँ, ऑक्टेव दो और मिडिल ऑक्टेव और लोअर ऑक्टेव ऐसे मिल जाता है। और बाकी हायर ऑक्टेव जी के लिए आपको ऊपर करके बजाना पड़ता है, थोड़ा शिफ्ट करके। जी जी जी। जैसे कि हम स्वतंत्र शैली के बारे में बात कर रहे तो तो आपने वैसे बताया कि गायकी एक अंग आहे आणि एक तंत्रवाद्याचं एक तत्वाद्याचं एक अंग आहे। तो बेसिकली अदर देन दिस, जैसे कि गायन में हमारे कुछ घराने जो होते हैं कि जयपुर घराना है, ग्वालियर है, तो वैसे कुछ वायलिन वादन में भी कुछ घराने शाही या तो परंपरा ऐसे कुछ है? हाँ, अभी ये जो मैंने बोला, वायलिन जो है, हंड्रेड हाँ परसेंट ये गायन ही है। बस इसमें शब्द जी। नहीं है, शब्द की जगह आप ये मेलेडी बजता है। तो आप कौन से भी घराने के अंदर, ओके जिसके घराने के अंदर आप सीखेंगे वो घराना आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा टाइप। ओके 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 तो ओके। मेरे जो तो घराना है, मेरा हाँ। घराना है, मैं राजन जी के स्टूडेंट के पास सीखा, तो जो ग्वालियर घराना उनका है। तो हम्म। वही है, लेकिन उन्होंने अपना शैली खुद एक निर्माण किया था। तो फिर ऐसे हम्म। ऐसे होके मेरे पास आया। और मैं मेरा फेवरेट, पहले मैं जो ज्यादा गाना जिनका सुनता था वो राशिद खान साहब, अजय जी, इन लोग के गाने सुनते थे बहुत। तो उनका स्टाइल भी काफी आया। फिर मुझे मुंबई आने के बाद मैं पंडित उल्लास करसालकर जी के गाने बहुत जी पसंद आए मुझे। तो मैं उनको भी फॉलो करता हूँ, ऐसे सब जी। मिक्स करके अपना खुद का स्टाइल चलाता सभी घरानों का हूँ। ज्ञान हाँ प्राप्त हो जाता है। जी सही बात है, सही बात है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपका जैसे भी आपकी पढ़ाई चल रही थी, तो पढ़ाई हम्म। चलते वक्त आपको तभी आप उसी दौरान आपको प्रोग्राम्स मिलने लगे थे, और वो कैसे सिलसिला चल रहा था कि आप प्रोग्राम सभी भी कर रहे थे, और तब उस दौरान जब मैं कैसे था? आसाम में था, तो सीख रहा था, हाँ तभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं वायलिन मेरा प्रोफेशन होगा, या मैं कभी मुंबई आ भी हाँ पाऊंगा, ऐसे कभी मैंने सोचा नहीं था। तो मेरा एक ही हाँ। एम रख के चल रहा था कि मैंने बीएससी किया, एमएससी करेगा, फिर पीएचडी करके कोई तो जॉब करूंगा या लेक्चरर ऐसा बनूंगा, ऐसे सोच के जा रहा था। रियली? फिर हाँ कभी सोचा नहीं था कि अच्छा मैं हुआ आपने वायलिन वो नहीं किया, आप म्यूजिक में आ गए। तो तो उस हिसाब से माइंड में यही फिट था कि मैं वही करने वाला हूँ, और ये साइड में चलता रहेगा वायलिन। तो जब पढ़ाई कर रहा था, तो आसाम में कुछ कॉन्सर्ट आते रहते, वो करता रहता। लेकिन आसाम में इतना भी नहीं होता है कि आप बिजी हो जाए, जिस इतना भी तरीके से कॉन्सर्ट। मुंबई पुणे हाँ में, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो इतना कॉन्सर्ट इतना किया नहीं मैंने पढ़ाई के वक्त। हम्म होता था, कम हम्म होते थे। हम्म। फिर 2007 में मैं मुंबई आया। फिर 2009 से मेरा शुरू हुआ कॉन्सर्ट का एज ए प्रोफेशन। जी जी जी। जी तो सबसे पहला आपने प्रोग्राम कहाँ बजाया था, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? आपको कुछ आ, यादें आप ताज़ा करना चाहेंगे? जी सबसे पहले मैं मेरा 5 साल की उम्र में हुआ था। वहाँ हाँ फेस्टिवल होता है, अप्रैल में एक फेस्टिवल होता है, बिहू करके, असम में। हाँ तो हर जगह हाँ। ये एक ग्राउंड में हो या ऐसे जगह लेके बहुत बड़ा पैमाने में उसका फेस्टिवल होता है, 2-2 3-3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल होता है। तो उसमें से हम्म। एक मेरे घर के पास ही एक हुआ था, फेस्टिवल होता। तो उधर ही मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ था और राग ओके। शिवरंजनी मैंने बजाया था, मुझे याद है लेकिन बच्चा था एकदम, बाप रे। 5 साल के तो क्या बजाया था मुझे ओके पता ओके। नहीं
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ मानस किसी ने अभी पूछा है हमें सवाल आपको किसी ने पूछा है कि आप अभी हमें जो गायकी अंग और तत्वाद्य के अंग से बता रहे थे, तो किसी ने सवाल पूछा है कि आप तान बजाते वक़्त उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? कि आप उसको थोड़ा बताना चाहेंगे खुल के, आप बजाकर बताना चाहेंगे कैसे? हाँ, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस है, वो सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो जी, बिल्कुल। वो तो हर अभी चीज़ कैसे में है। या तो मैं दूसरा एक वीडियो बना के दिख, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, या फिंगर भी नहीं दिखेगा, ओके, ओके, तो डोंट वरी। मैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे सवाल एकदम यहाँ पे जैसे कि आया था तो हाँ मैंने हाँ सोचा कि आपको पूछ लूँ। सो और हाँ, आप अभी जिन्होंने भी प्रोग्राम्स पूछा के था बारे में मैं बता रहे थे हाँ कि हाँ, जिन्होंने हाँ, भी पूछा तो मैं उनको बोलना चाहूँ कि मैं एक वीडियो बना के इधर अपलोड करने वाला हूँ इंस्टा पे। जी, जी, जी। अ, अभी जो आप प्रोग्राम्स के अनुभव आने वाले हैं उसके बारे में अभी आप बता रहे थे, तो आपका पहला परफॉर्मेंस 5 साल की उम्र में था और आपने शिवरंजनी तभी बजाया था। तो उसके दौरान आपके प्रोग्राम्स तो चलते रहे होंगे, तो उसमें कुछ आपको एक्सपीरियंस आते हैं, कुछ अनुभव तो बहुत सारे आते हैं। आप अभी देश विदेशों में प्रोग्राम करते हैं, तो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, यादगार चीजें होती है, यादगार पल होते हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बताना पसंद करेंगे? एक कॉन्सर्ट है, मैं अभी कुछ 4 साल पहले किया था। मेरे एक बैंड है, मेरे समर्पण करके, जी, जिसमें बहुत दिग्गज कलाकार है। तबले पे ओजो सेठिया जी, निनाद जी, मुलावकर जी बांसुरी पे, जी। और विशाल धूमल जी है, कीबोर्ड पे गौतम शर्मा जी है, ड्रम पे हाँ, और आईडी गौतम राव शायद से जी अभी है। यहाँ पर भी है, गौतम हाँ मेरा गौतम, ख्याल से। तो हाँ, आईडी हाँ, राव जी हाँ। भी है। तो हम सब मिलके एक बैंड फॉर्म किया था समर्पण करके, तो उनका एक शो करने गए थे हम भावनगर में। तो शो खत्म हाँ। होने के बाद हमने देखा कि इतने हमको पब्लिक इतना मतलब ये हो गए थे, फैन हो गए थे। कोई कोई लोग अपना टी शर्ट उतार के उसमें साइन ले रहे थे, मतलब इतना ओह! इतना तक। तो वो मैं क्या पल बात है! कभी ये पल कभी भूलूंगा नहीं। काफी और काफी क्या मतलब बात है! उसके बाद काफी हमेशा कॉल आते रहते, मतलब मैसेजेस ये सब। जी, जी। लोगों का प्यार आप तक बहुत पहुँचता जी, है, आप इतना सुंदर वादन करते हैं। तो बहुत थैंक यू। आप समर्पण में से कुछ ट्यून या तो कुछ ऐसे बजाना पसंद करेंगे, या तो ऐसे कुछ मतलब सिर्फ समर्पण ऐसे नहीं, बट हाँ कुछ किसी ने अभी आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जय जयवंती की कुछ आलापी सुना पाएंगे, तो ठीक है, मैं जय जयवंती बजा आप दूंगा। जैसे आप जो ठीक समझे वो। हाँ हाँ। तानपुरा भी आ रहे हैं ना? जी, जी। वाह!
वाह वाह, क्या बात है मानक जी, थैंक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही. आम्ही मराठीत म्हणतो ना की कान तृप्त झाले ऐकून किंवा एखादं दृश्य यू. बघून असं होतं की कान तृप्त आले. तुला समोरही बघतो आहे आणि तुझं वादनही इथे याची याची डोळा ऐकायला मिळत आहे. त्यामुळे खरंच कान तृप्त होत आहेत. खूप छान वाटतंय आणि अनेकांचे इथे अभिप्राय येत आहेत की खूप छान वाटतं आहे. तर त्यांच्या थैंक यू. भावना मी थैंक यू. तुझ्यापर्यंत पोहोचवतो आहे. थैंक यू. सभी सबको लोग थैंक यू. आपको बहुत जी. तो आगे बढ़ता हूँ सवाल लेकर कि जैसे कि अभी हम वादन की बात कर रहे थे आपके वायलिन वादन में आप एक श्रोताओं को पसंद आने वाली चीज कौन सी होती है? जैसे कि आपका कला का प्रस्तुतिकरण हो तो वो श्राव्य माध्यम से लोगों तक ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंचता है या तो दृक श्राव्य माध्यम से लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं? अ, दोनों ही है। अभी कभी हम सीडी भी सुनते हैं तो हम सिर्फ ऑडियो ही सुनते हैं। और एक लाइव जी प्रोग्राम का वो भी मजा अलग होता है कि डायरेक्ट आप आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो जी एज ए प्लेयर अगर मैं वो कहूँगा तो लाइव प्रोग्राम का मजा बहुत अ, अच्छा है मतलब। जी और एंजॉय भी कर पाते हैं खुद। और आर्टिस्ट भी एंजॉय करते हैं और ऑडियंस भी मुझे मेरे ख्याल से ज्यादा एंजॉय करते हैं। जी जी, जैसे कि हम अभी अनुभव कर रहे हैं हाँ हाँ। तो तो माना जी मैं आपको एक पूछना चाह रहा था कि फिल्म में जो या तो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या तो कोई भी प्रकार का संगीत हो वहां पर आपको प्रस्तुतिकरण करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ फिल्म म्यूजिक पर क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे करके हाँ हाँ। तो फिल्म म्यूजिक में हो तो कमर्शियल म्यूजिक में बेसिकली जाते वक्त क्या आपको इस वादन का शास्त्रीय अभ्यास करना जरूरी है? जी आप इसके बारे में क्या इंडिया बताना चाहेंगे? अभी इंडिया में अभी बॉलीवुड बॉलीवुड हो के कोई भी मतलब बॉलीवुड ही है। तो उसमें जाने के हम्म, लिए मेनली अपना म्यूजिक ही इंडियन है। और मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है। आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए और प्रैक्टिस भी होना चाहिए उसके। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है इंडियन क्लासिकल सीखना आपको। अब भले आप एक वेस्टर्न प्लेयर हो या वेस्टर्न वायलिनिस्ट हो, बट आपको हम्म, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ क्योंकि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए कब बोल नहीं सकते। कौन सा स्टाइल कौन सा मुर्खिया क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो हमको ये नॉलेज होना और उसका हाथ में उसका काबू रहना बहुत ज़रूरी है। जी जी और थोड़ी रागों की भी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होने लगती है शायद से शास्त्र का अभ्यास करने के बाद ताकि वो हम्म, भी उसका भी हाँ प्रयोग हाँ हम मतलब प्रोग्राम्स कर में सके। हाँ कर तो सकते हैं. जो म्यूजिक डायरेक्टर जो भी हमको हमसे चाहेंगे हम अच्छे से दे पाएंगे फिर अगर नॉलेज जी और प्रैक्टिस रहेगी। जी जी फिलहाल आपका लॉकडाउन पीरियड में आपका वक्त आप कैसा गुजारते हैं? कैसे आपका रियाज चलता है या तो क्या होता है? आप थोड़ा उसके अभी बारे में बताना पसंद करेंगे? जी अभी सब लोग भी एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। तो मेन एक टास्क जी हो गया कि कैसे अपने आप को खुद को पॉजिटिवली मोटिवेट करके रखे ऐसे टाइम वक्त में। तो वही एक बड़ी बात हो गया है। तो हम जितना हो सके मैं भी अपने आप को जितना हो सके बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। म्यूजिक तो है या कुछ बजाए अ, या कुछ कंपोज कर रहे या भी कुछ भी कर रहे। तो जितना हो सके खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। बाकी नेटफ्लिक्स ये सब भी है कभी वक्त जी गुजर जाता है। जी जी पर कहा ऐसे जाता है जो कि म्यूजिक फिर से उनको खाने का बहुत शौक होता है. पता नहीं आपको कितना है खाने का पर बहुत खाना शौक खाने का और खाना खाने का और खाना बनाने का भी काफी शौक होता है. तो आपको भी ऐसे कुछ शौक है? आपको लगता है?
वैसे खाना मुझे बहुत पसंद है, और जब लॉकडाउन से पहले तो बाहर हमेशा मैं ट्राई करता रहता था ये अलग अलग होटल्स में हाँ जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके कि अलग अलग खाना। और जी। मेनली मुझे थाई फूड बहुत पसंद है, और घर पे बनाने की जो हाँ बात है, मुझे बनाने को भी अच्छा लगता है, लेकिन डेली थोड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना। बिल्कुल सही बात है। जी। सही बात है। अ, मानस, ये वायलिन वादन के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोगों का मतलब नए प्रयोग किए जाते हैं, तो उन थोड़े प्रयोगों के बारे में आप थोड़ी जानकारी अगर हमें दें तो काफी अच्छा अगर आप लगेगा। अगर आप प्योर क्लासिकली बजा रहे हैं, तो उसमें तो कुछ प्रयोग होना नहीं चाहिए, और नहीं होना ही अच्छा है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट का जो मेन साउंड है, इंस्ट्रूमेंट का हाँ जो मेन साउंड है वही आना चाहिए बाहर, और उससे ही आपको रागों का प्योरिटी पता चलेगा और राग अच्छे से बजा पाएंगे। बट अगर आप एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक के हिसाब से देखेंगे, तो अभी हम्म काफी, अभी मैं जो बजा रहा हूँ वायलिन, यही देखिए एक मॉडिफाइड वायलिन है, इलेक्ट्रिक वायलिन है। जी तो इस हिसाब जी, से ये मैं वो भी मेनली, बताना ही वाला था। हाँ हाँ, 4 स्ट्रिंग का होता है, ये 5 स्ट्रिंग का मॉडिफाइड वायलिन है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ओके। कंपनी अभी बनाने लगे हैं अलग अलग टाइप का वायलिन। तो हम्म साउंड में काफी फर्क आता है, और काफी प्रोसेसर्स आ जाते हैं, जिससे हम्म अलग अलग साउंड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बट ऑल आर टेम्पररी साउंड है, ज्यादा देर आप एंजॉय नहीं कर पाते। थोड़े वक्त के लिए जो कमर्शियल प्रोग्राम से फ्यूजन टाइप कॉन्सेप्ट है, उसके लिए ठीक है, बट क्लासिकल के लिए जो मेन एकॉस्टिक वायलिन है, प्योर वायलिन है, हम्म वही यूज होना चाहिए, और ये यूज होते हैं वो। ओके। फ्यूजन म्यूजिक की जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं, तो फ्यूजन म्यूजिक में क्लासिकल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, या उसे थोड़ा किस तरीके से मोल्ड किया जाता है, कुछ इसका थोड़ा बताना हाँ, चाहेंगे? अभी हाँ अभी कोई क्लासिकल का राग आप प्रेजेंट करने जाएंगे, तो उसको आप हम दिमाग में रख के जाते हैं कि जिसका जो रूल है ये ऐसे चल, उसका चलन ये है, उसका वादी ये है, तो उस हिसाब से हमको घूमना पड़ेगा, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। हम कुछ उसको छेड़खानी तो कुछ सोच भी नहीं सकते करने के लिए। तो जब बिल्कुल। फ्यूजन की फ्यूजन की बात आ जाएगा, तो आपको एक वो जो आपके हाथ बांधे हुए रहते हैं, वो एक खोल खोल दिया जैसा एक फ्रीडम मिल जाता है। तो अब किसी हम्म राग में अगर हमने कुछ पीस कंपोज किया है, और हम्म फिर फ्यूजन के तरीके से हमको उसको डेवलप करने, तो हम अलग अलग थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाने के लिए और अच्छा सुनने के लिए, तो हम अलग अलग उस पर घुस सकते हैं, अलग मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, अलग स्केल पे हम लोग उसको फ्यूज कर सकते हैं। ओके। तो कुछ काफी सुनने फ्रीडम के मिल लिए मिल जाता है फिर। सकता है? कुछ कुछ सुनने के अभी लिए मिल सकता है? मानस भी वही पूछ रहा है कि कुछ एग्जाम्पल मिलेगा क्या? ऐसे आलाप टाइप से मैं इम्प्रोवाइज करके दिखाता हूँ। जी जी। अभी कोई भीमपलास राग की अगर प्योर बजाएंगे तो, हाँ वाह। वाह। अभी इसी को अगर हम ऐसे फ्यूजन म्यूजिक के हिसाब से देखेंगे, तो हम थोड़ा सा हम्म शैली में भी हम एक थोड़ा सा वेस्टर्न टच बदलाव। देके बजा सकते हैं, या जो कॉर्ड चलता रहेगा, कॉर्ड्स के हिसाब से हम अपने इम्प्रोवाइज के नोट्स हम यूज कर सकते हैं।
ऐसे कुछ क्या भी कर बात है। सकते हैं। एक फ्रीडम वाह मिल जाता वाह है। वाह बस वाह। वही एक फील रखना है कि इंडियन म्यूजिक आप ही बजा रहे हैं, इंडियन तो ऐसे जी, बेस भिम्पला सी रखते हुए उसमें हाँ थोड़े से हाँ। बदलाव ला ला कर, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत और खूब। ऑडियंस भी अलग ही होता है। क्लासिकल जो सुनने वाले हाँ होते हैं, प्योर क्लासिकल सुनने वाले, वो ऑडियंस भी अलग है, और ऐसे फ्यूजन जी, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक सुनने वाले ऑडियंस भी अलग है। तो उस जी हिसाब से एकदम हमको सही बात है। हम्म, जी जी, क्योंकि ऑडियंस को मायने रखते हुए हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है, हाँ नहीं हाँ। तो इंडियन में अगर हम ऐसे के बजाएंगे तो वहां पर थोड़ी सी नाराजगी वो शायद हाँ से श्रोताओं में से फैल सकती है, या तो बहुत जी सारे सवाल हो सकते हैं। हाँ हाँ तो जी। फिर बहुत ही तो ये भी मैं आपको वही पूछने वाला था कि ये चीज़ का भी हमें मतलब आपको बहुत गौर करना होता रहेगा कि जिस तरीके की ऑडियंस है उन्हीं का थोड़ा विचार करते हुए आपको कला का प्रस्तुतिकरण करना होता है, ऐसे कुछ हम्म, होता है। हाँ हाँ। बस क्लासिकल के लिए नहीं होता है ऐसा, बट ऐसा जो हम्म। इंस्ट्रूमेंटल या फ्यूजन टाइप का कॉन्सर्ट होता है, तो ऑर्गेनाइजर खुद ही बोल देते हैं कि ऐसा टाइप का हमको चाहिए, या हम पहले ही जी बोल देते हैं कि हमारा म्यूजिक ऐसा है, तो ये आपको चलेगा। हम्म। तो उस हिसाब से हमको कांटेक्ट करते हैं, और ऐसे होता है म्यूजिक कॉन्सर्ट। जी जी। अभी हम जैसे कि प्योर इंडियन और थोड़ा फ्यूजन के बारे में बात करें तो एक अचानक सा एक मन में सवाल आ गया, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि फ्यूजन म्यूजिक के जरिए क्या हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हाँ ये आजकल की जनरेशन में थोड़ा ऐसे हुआ है कि थोड़ा फ्यूज का सुनने की बहुत सी आदत मतलब वो प्रेफर करते हैं, तो हाँ क्या हाँ। हम फ्यूजन के जरिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंडियन क्लासिकल जो फॉर्म है वो तो प्योर ही है, उसका तो कुछ छेड़खानी करना नहीं चाहिए, और करेंगे भी नहीं कोई, वो मुझे जी बिल्कुल यकीन है। सही बात है। और जो नए ऑडियंस या यंगस्टर्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके तक पहुंचने के लिए जो ये फ्यूजन फ्यूजन म्यूजिक क्या है, एक इंस्टेंटली एक सेटिस्फेक्शन देने वाला म्यूजिक है। तो और जो क्लासिकल म्यूजिक है थोड़ा मेडिटेटिव अंग का है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ता है, खुद को भी काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से एक माइंड जी सेट रेडी करके आपको सुनना पड़ता है क्लासिकल म्यूजिक। और तो जो ये सब जी। अभी के जमाने में T20 का जमाना है, तो जैसे हाँ मीम्स का जमाना है, 5 सेकंड में एक आपको एंटरटेनमेंट मिल जाता है एक एक वीडियो से। तो जो अभी जी टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, तो एक फ्यूजन म्यूजिक एक आसान जरिया है अपने हिंदुस्तानी म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाने का। बट ये प्योर फॉर्म नहीं है, तो जस्ट एक बोल सकते शॉर्टकट, एक जी शॉर्टकट है जस्ट। जी जी बिल्कुल। बट लोगों आजकल को तो शॉर्टकट का हाँ ही जमाना है। हाँ हाँ। तो लोगों को बट ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा ये हावी होने नहीं देना, नहीं तो यही बच रह जाएगा फिर जो जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल सही बात है। मानस, मैं आपको पूछना चाह रहा था कि अभी वायलिन वादन जो कला है, या तो सिर्फ वादन कला हम अगर देखें तो ये कला के प्रति या तो ये कला के साथ और भी कोई ऐसी कला है जो इनसे जुड़ी हुई है। सभी कला एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसे आपको हम्म, कहीं लगता है हाँ कला, क्या। कला तो सब, कला मीन्स कला इज इट्स जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। आपका फीलिंग्स जी एक लैंग्वेज बोल सकते हैं कला को। जब चाहे कोई भी हो, एक वाह। पेंटर हो तो पेंटिंग करने के लिए वो अपने जो मन का विचार है उसमें वो पेंटिंग में करेंगे, या फिर मैं कुछ राग बजा रहा हूं, तो उस राग का प्रकृति क्या है, उस हिसाब से मैं अपने आप में एक थॉट्स लाके वो राग को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सब तो जी इंटरकनेक्ट, मतलब एक ही चीज है, अपना मन की फीलिंग्स को जस्ट वो प्रेजेंट करने का चीज है। और वाह। मेरे ख्याल से काफी ये है, इंटरकनेक्टेड है सब। एक दूसरे से और जुड़ी हुई है। ये सिर्फ मतलब एक ही चीज है, अपना एक्सप्रेशन, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है। माना कि हम ऊपर जैसे हम सबसे पहले जब बात कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल आर्ट या तो प्रयोग कला के बारे में, तो ये प्रयोग कला जब कह सकते हैं कि पेट तक पहुंचती है, तो उसकी व्यावसायिकता में उसका कैसे मतलब कैसे वहां तक उसका
हाँ, मतलब अभी प्रसार कला किया जाता है, कैसे उसमें चेंजेस होते हैं? कला आर्ट बोलेंगे, ये चीज ही एक एक्सपेरिमेंटल चीज है कला, क्योंकि आप हम्म। चाहे कुछ एक खाना भी हो, आप हर दिन एक ही खाना आप नहीं खा सकते, तो आप चाहेंगे कि कुछ और खाने को कुछ अलग तरीके से क्या एक्सपेरिमेंट करके आप बना सकते हैं क्या। या कोई भी मैं राग जी एक ही स्टाइल से बजाता तो मैं ज्यादा दिन नहीं बजा पाऊंगा, मतलब क्या मुझे जी लगेगा कि बिल्कुल मैं सही। क्या, मतलब मैकेनिकल हो जाएगा मैं जस्ट। तो एक हाँ हाँ। एक्सपेरिमेंटल अपने आर्टिस्ट जो आर्ट फील्ड के हैं, या कोई क्रिएटिव और हम्म एक वीडियोग्राफर हो गया, कुछ भी हो, वो हमेशा उनके दिमाग में ऐसे चलता ही रहता है कि क्या कुछ नया कर सकते हैं। तो हम्म। एक्सपेरिमेंट तो ये चलता ही मतलब ऑलरेडी है ये इस पे। आपका पर सवाल इसको जब फिर से। हाँ, कमर्शियलाइजेशन तक कमर्शियल, हाँ। लेके जाते हैं तो हाँ, हाँ। उसको क्या अप्रोच हमारे बदलते जाते हैं, या तो कैसे क्या होता है इसमें? और तो इस हिसाब से हम जो म्यूजिक बनाते हैं या जो भी प्रयोग, तो हम फिर इसको कमर्शियली भी अलग से सोच के हम करते हैं। तो हम्म फिर एक तो हम जो म्यूजिक, अगर कुछ 1 घंटे का शो का हम लोग को तैयार करना है, तो हम लोग उस हिसाब से हम्म। सोच के हम वो म्यूजिक तैयार करते हैं, और 1 डेढ़ घंटे का कंटेंट हम रेडी करके जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजर या जो इवेंट मैनेजर, उनको कांटेक्ट करके फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं फिर। जी जी जी। अ, मानस, जो फिलहाल का म्यूजिक है, फिलहाल हम्म। ट्रेंड जो हम कह सकते हैं, तो ये संगीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बता सकते हैं? फिलहाल मतलब अभी का जो क्लासिकल म्यूजिक का करंट चल म्यूजिक, रहा है। हाँ, करंट क्लासिकल म्यूजिक भी और बॉलीवुड म्यूजिक भी, क्योंकि आप दोनों भी जगह पर आपके मास्टरी हैं, तो जी। तो आप। क्लासिकल, बाकी म्यूजिक तो पहले से चल रहा है, क्लासिकल भी प्योर फॉर्म पहले से ही है, आज भी है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन वक्त के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ ही जाते हैं। अभी इसके लिए जिम्मेदार किसको करे, या ऑडियंस को करे या आर्टिस्ट को करे, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ऐसा हो जाता है कि आपको अगर प्रोग्राम चाहिए या आर्टिस्ट को, ऑडियंस को खुश करना है, तो उनके हिसाब से भी बजाना पड़ता है। तो और अभी पेशेंस लोगों का कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उनको जी अच्छा इंस्टेंट जैसे अभी तैयारी, गिमिक का काम आजकल बहुत ज्यादा होने लगे हैं, या ऐसा करना किसी को, कोई आर्टिस्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट सेटिस्फाई होते हैं ज्यादातर गिमिक करके या तान बाजी, स्पीड स्पीड बजा के। कोई भी आर्टिस्ट को मुझे हाँ। लगता नहीं कि सेटिस्फाइड, लेकिन उनको करना पड़ता है कि ऐसा एक ट्रेंड बन गया कि ऑडियंस को शायद यही पसंद है, ज्यादा फास्ट बजाएंगे जी तो ऑडियंस को ये पसंद आएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा और चेंजेस तो आते हैं, लेकिन मुझे यकीन है वापस अपने रूट पे आ ही जाएगा। और बहुत नए नए कलाकार है, प्योर फॉर्म एकदम रख के गाते हैं, और मेरे भी काफी जी दोस्त है, बहुत ही एकदम प्योर फॉर्म रख के सब लोग प्रेजेंट करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और बॉलीवुड के बारे में थोड़ा कुछ बताना पसंद करोगे? हाँ, बॉलीवुड का तो ये सब चल ही रहा है आजकल। क्या है, सोनू निगम जी कह ही रहे हैं डेली, ऐसा ऐसा चल रहा है बस। जी और जी जी। हाँ, मेरे ख्याल से वही चीज है कि प्रोड्यूसर लोग जो आते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है म्यूजिक के बारे में, तो जो एक ट्रेंड चलता रहता है उसको उनको लोग कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करते हैं। और पुराने जमाने में जो प्रोड्यूसर रहते थे वो भी काफी नॉलेजेबल लोग रहते थे, उनको सेंस अच्छा रहते थे, जी। तो उस हिसाब से काफी अच्छा म्यूजिक बनते थे। बट या अभी तो का थोड़ी, म्यूजिक, हाँ या तो अभी का जैसे कि म्यूजिक, अभी आप प्रोड्यूसर्स की बात बता रहे हैं, तो शायद से कहीं मतलब थोड़े म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में भी हम थोड़ा कह सकते हैं कि म्यूजिक कंपोजर्स भी, क्योंकि वो जो बनाएंगे वो हमें बजाना होगा या तो हमें गाना होगा, तो हाँ। शायद से। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि म्यूजिक कंपोजर के हाथ में कुछ है, क्योंकि इतने दिग्गज म्यूजिक कंपोजर आज भी है सब कुछ, और उन जी लोग इतना अच्छा अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग के बीच आते ही नहीं, वो गाना भी नहीं आ पाते। कभी गाने में, मूवी में अच्छा गाना रहेगा तो उसको पब्लिसिटी नहीं करते हम लोग, हमको सुनाई नहीं हाँ। देता। सिर्फ डांस बीट ही जी आजकल ऐसे चल रहे, तो ट्रेंड एक बुरा वक्त बोल सकते हैं आप बॉलीवुड का, बट आ जाएंगे वापस, मुझे तो यकीन है जी जी वापस। बिल्कुल बिल्कुल। मानस, अभी हम थोड़ी बॉलीवुड गाने के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे एक सवाल आया था कि जैसे कि अभी कोई भी गाना हो, हम पिक्चर म्यूजिक
कोई सुनते हैं, कोई पिक्चर का गाना सुनते हैं, तो हमारे तक नाम पहुंचते हैं, ऑडियंस तक नाम जो पहुंचते हैं वो तो सिंगर का होता है, या तो गीतकार का होता है, या तो संगीतकार का होता है। पर बहुत सारी जो वाद्य वादन करने वाले जो कलाकार हैं, जिस जिनकी वजह से वो पूरा एक गाना मकाम हो पाता है, जो ज्याला पूर्णत्व येतं, तो ये सब जो आर्टिस्ट है उनके नाम कई दफा ऑडियंस तक नहीं पहुंचते हैं, आम ऑडियंस तक। मतलब जो म्यूजिक फील्ड में है उनको शायद से थोड़े बहुत नाम पता होते हैं कि ये हाँ। गाने में इन्होंने तबला बजाया था, इन्होंने वायलिन बजाया था, इन्होंने बांसुरी बजाई थी। पर थोड़ा इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि ऐसे क्यों होता है, या तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि टेक्निकली सबके मुझे नाम ये नहीं भी पहुंच हाँ, पाते हैं। जी जी। टेक्निकली ऐसा भी लगता है कभी कभी कि शायद ये पॉसिबल भी नहीं है सबको क्रेडिट देना, क्योंकि इतने सारे ये टीम वर्क है ये, किसको आप इनको एक को दिया तो दूसरे को खराब लग सकता है, या पॉसिबल नहीं है सबको ये देते रहना, क्रेडिट देते रहना। और ये हम्म। एक हम्म। जॉब जैसा वर्क है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप आपको बुलाया, म्यूजिक डायरेक्टर को हम्म। ये मांग था कि ऐसा ऐसा मुझे म्यूजिक बजा के देना चाहिए, तो आपने बजा के दिया हम्म। और उन्होंने आपको पे किया, और ओके। मेरे ख्याल से उतना तक ही वो काम होता है, और बाकी सोचना नहीं चाहिए कि किसने क्या वजह है और हाँ, हाँ। क्रेडिट के बारे में और मेरे ख्याल से, और ये सिंगर्स या कंपोजर को भी ध्यान रखना चाहिए ये बात कि कोई एक्सेप्शनल कुछ भी कोई बजा के जाए तो आप उनका हम्म। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप उनको भी थोड़ा क्रेडिट दे खुद की तरफ से, जी। जी। क्योंकि कुछ कुछ पीसेस ऐसा कोई कोई आर्टिस्ट ने बजा के गए कि वो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल ऐसा चीजें हैं। तो उस हिसाब से जी। मुझे लगता है आर्टिस्ट मतलब सिंगर्स और कंपोजर को भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा क्रेडिट उनको भी देना चाहिए। दिया देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मानस, हम लगातार करीबन 1 घंटे तक हमारी लगातार बातें चल रही है, हाँ हाँ। और बहुत सारी बातें करने के बाद सभी दर्शक और श्रोतागण आपका वादन सुनने के लिए बहुत तरस रहे हैं। जी तो जी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता था, पर उसके पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये जो लाइव सेशन है, ये 1 घंटे के बाद इसकी लिंक खत्म हो जाती है। So I would like to request you that we will begin with the new link. We will come again live within a fractions of second, and so we will end up this link right now over here only. नहीं तो आपका वादन शुरू होगा और बीच में कहीं लिंक जी जी। टूट ना जाए। तो हम सभी श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे कि हम यहीं पर 1 मिनट की कह सकते हैं ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं, जैसे कि तो आप यहीं पर बंधे रहिएगा। मानस जी के साथ हमने बहुत सारी बातें की हैं, मानस जी ने हमें बहुत सारी चीजें बताई है, और मानस जी का वादन अभी हम लोग सुनने वाले हैं। तो मानस जी, बस 1 मिनट के हम दोनों भी आपके साथ में आ रहे हैं, बस यहीं पर रुके रहिएगा, बंधे रहिएगा, और हम वापस लाइव आ रहे हैं। तब तक 1 मिनट के लिए ध्यान रखिए।